को देना चाहिए, गरीबों के लिए खर्चा करना चाहिए। आप लोग बताइए, हमारा बजट का 100% गरीब के लिए खर्चा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन लालू यादव, तेजस्वी और राहुल बाबा को आप लोग कुर्सी दे देता है ना, तो लोग सारे बजट एक ही समुदाय को देके खाली कर देगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। भाई और बहनों, ये मिथिलेश जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा है। ये कोई भूल मत कीजिए, ये चुनाव मिथिलेश जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का चुनाव है, वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर बनाने का चुनाव है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का चुनाव है, ये पाकिस्तान से कश्मीर लाने का चुनाव है, ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। भाई और बहनों, हमें बतवाने का कोशिश होगा, हमको बात बतवाने का कोशिश होगा, लेकिन हम खाली एक ही चीज को देखना है कि हम लोग मोदी जी को 400 सीट देना है और साथ में जय जय श्री राम का साथ में हमें कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है, और इस संकल्प के साथ हमें कमल सिंह में वोट देना है कि नहीं देना है? ब्रांडिंग किया जा रहा है युवा नेता बोल के। मैं युवा हूँ, लेकिन मैं खाली युवा नेता क्यों बोल रहा है? मैं तो अपने जो बुजुर्ग है उनकी भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। उनका बुढ़ापा कौन बेहतर करेगा, हमारी महिलाओं का लाइफ कौन बेहतर करेगा, उनकी भी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। हमारी बेटियों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम छोटे बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो प्रौढ़ है उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो युवाओं के लिए तो है ही, करेंगे, सबके लिए करना पड़ेगा, समाज सबको मिला के है ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खाकी से खादी पर आना पड़ा? एक ये अंदर एक होता ना, एक उत्कृष्ट भाव ऐसा आया कि धरती पुकार रही है, एक ऐसा भाव आया कि इसीलिए मुझे लगा कि अब नहीं जाएंगे तो लेट हो जाएगा। क्रमांक संख्या आपका 7 मिला हुआ था, फिर बढ़ाकर 8 कर दिया गया, क्या कुछ लगता है? तो बढ़ोतरी होता रहे, जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ा ही रहे हैं। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत तरह की चीजें चली है, लोग हर तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। क्रमांक संख्या 7 से 8, 8 से पता नहीं क्या करेंगे। सेव याद रखिएगा, अभी हमें क्रमांक संख्या 8 दिया गया है, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह है सेव, एप्पल, वो है, और इस पे ही हम सबको जागरूक कर रहे हैं और इस पे हम लोग अपना वोट मांगे। 1 जून को चुनाव होने वाला है, उस दिन आपका जन्मदिन भी है, क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहिए? अपील करेंगे कि एकदम हक से अपना जन्मदिन का हम गिफ्ट मांग रहे हैं आपसे। एक अपना हम उस दिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बेटे को, अपने भाई को उसके जन्मदिन का गिफ्ट दीजिए, एक ऐसा गिफ्ट दीजिए कि एक नया जीवन मिले, जो समर्पित कर सके पूर्ण भाव से अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और आप लोगों के लिए उस गिफ्ट का 1000 गुना करके वापस लौटा सके। खाकी में थे उस समय, असम में आप IPS थे, पूर्व IPS हो गए, वहाँ पे अपने सिपाहियों के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब क्या कुछ सिखाया बताया जाता तो जो युवाओं को अभी आप बता रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा यही एक चीज देखिए, सिपाहियों को मैं हमेशा इज्जत से रहना सिखाता था कि आप इज्जत से रहिए, पहले खुद को इज्जत दीजिए और फिर सबको आप सम्मान के साथ ट्रीट करिए। जब आप सम्मान पूर्ण एक रिश्ता रखते हैं कहीं पे भी, तो वो भावपूर्ण हो जाता है। जब भावपूर्ण होता है तो वही ही मानवता का रिश्ता वही होता है। तो मैं ऐसे रिश्ते बनाता रहा हूँ हमेशा। और आजकल जो लोग काफी सब पूछते हैं कि भाई तुम चल कैसे रहो, क्या हो रहा है, ये वही ह्यूमन रिलेशंस हैं जो मुझे चला रहे हैं। चुनावी क्षेत्र में काफी सारे प्रत्याशी हैं, आप निर्दलीय आए हुए हैं, क्या कुछ लगता है बक्सर में? हम निर्दलीय देखिए नहीं है, स्वतंत्र प्रत्याशी है, यह शब्द ज्यादा बेहतर है। स्वतंत्र प्रत्याशी है, सर्वदलीय है, सबको साथ में लेके चलते हैं। और अभी हम लोग जीत रहे हैं, इसमें बात निर्दलीय, सर्वदलीय और स्वतंत्र या किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए। आप ग्राउंड पे खुद है, आप जमीन पे जाते होंगे, आपको पता चलता होगा। हम लोग चुनाव को बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। हमारा प्रयत्न ये हो रहा है कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि चलिए मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें कि एक ऐसा क्षेत्र हो बक्सर जिसने अपने निर्दलीय प्रत्याशी को इतने भारी मार्जिन से जिताया, जो कि न कभी पहले हुआ था, न कभी होगा। लोगों के पास नेताजी लोग आते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर चले जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर नेता होना कैसा चाहिए। नहीं, नेता देखिए कैसा होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। नेता वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अगर आपके समक्ष खड़ा हो रहा हूं, मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं आपके लिए ही कुछ कर रहा हूं, तो आके बॉस को वापस बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ है, जिम्मेदारी लेना होता है। और मेरा जहाँ पर्सनल आप देखेंगे तो मुझ में वो इस तरह के गुण नहीं है। मैं कुछ और बोल के कुछ और करना, इसमें यकीन नहीं रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप जितना कर सकते हो उतना ही बोलिए। अधिकारी रहा हूँ, टास्क बेस्ड काम किया है। एक होता है ना कि आपको एक एम मिलता है, गोल मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव टारगेट मिलता है कि इस टारगेट के अंदर काम,
तो हम एक डेडलाइन मिला के क्या चीज कितना करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, वो करके बहुत ही प्रोफेशनल काम हम करने वाले हैं, जिससे जनता को एक गुड गवर्नेंस जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं उसकी अनुभूति बहुत जल्दी होने लगी। विकास के मामला में रहित होगा और जीतने के बाद पहला प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरी पहली बहुत सारी प्राथमिकता, सबसे पहला एक अच्छा यहाँ का कानून व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो कि आप रात के 3 बजे 4 बजे भी कहीं से कहीं चले जाए, आप एकदम सुरक्षित रहेंगे और आपको कोई व्यवधान भी ना आएगा रास्ते में। सबसे पहला ये है। दूसरा है जो सबसे बड़ा वो स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है। तो इस क्रम से और भी बहुत चीजें हैं, इसमें स्पोर्ट्स भी आता है। लेकिन फिर आप इंडिविजुअल अगर केसेस के बारे में पूछेंगे तो मैं तुरंत से तुरंत अपना जो बेसिक ये हेल्थ का इशू है उसको तुरंत एड्रेस करवाना चाहूंगा, कि ताकि कोई हमारे आने के बाद कम से कम कोई इस तरह का मृत्यु ना हो जो हम रोक सकते थे। तो इस पे इमीडिएट करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे बड़े और भी बहुत इश्यूज है। चौसा का जो पावर प्लांट का इशू चल रहा है उसको मुझे एड्रेस करना है, कि वहाँ बहुत किसान भाई हमारे उसमें अननेसेसरी लिप्त हो गए हैं, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का हमारा इशू है, इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। हमारे अनफॉर्चुनेट है वामन भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, तो वामन भगवान का जो वो इशू है उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। हमारे सैनिक बोर्ड के कुछ इश्यूज हैं जो मेरे ध्यान में है, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और इस तरह के बहुत ही ट्रैफिक और रोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसको भी तुरंत करना जरूरी है। जाते जाते क्या अपील कीजिएगा? मैं जाते जाते यही अपील करूंगा सबसे कि कम से कम ये पार्टी से, जाति से, इन सब चीजों से उठना है। ये ध्यान रखना है कि पार्टी एक बहुत बड़ा मंदिर समान है, लेकिन मंदिर का सम्मान नहीं होता, उसके अंदर बैठे देवता से होता है। कैंडिडेट वो देवता है, तो कैंडिडेट को सही कैंडिडेट चुना जाए ताकि इस कैंडिडेट का भी सम्मान हो और उस पार्टी अगर पार्टी भेजे तो पार्टी का सम्मान हो। नहीं तो बहुत हम जैसे भी होते हैं निर्दलीय, जो कि किसी वृक्ष के नीचे भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जहाँ पे भगवान पूजे जाते हैं। धन्यवाद। बनाएंगे डबल गारंटी की सरकार है। तेजस्वी जो कहते हैं झूठ नहीं बोलते, हम लोग करने वाले लोग हैं। वो 218 को बढ़ा करके 400 करेंगे। और इस देश में सब लोग कर्ज लिए हैं। जीविका दीदी में कोई 5,000 कर्ज लिया है, कोई 10,000 लिया है, कोई 20,000 लिया है। किसान जो है वो बैंक में 25,000 से लेके 1.5 लाख तक 2 लाख तक लोन लिया। किसी का माफ हुआ है? एक भी माफी हुआ तो बताइएगा। तो फिर किसका हुआ? 16 लाख करोड़ कर्जे माफ हुए देश में। 16 लाख कर्जे में एक भी रुपए किसानों के, गरीबों के माफ नहीं हुए। तो किसके माफ हो गए? अडानी और अंबानी के माफ हुए, जिनके हवाई जहाज पर चढ़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घूम करके वोट मांग रहे हैं। तो गांव देहात में कहते हैं जिसका खाएगा उसका गाएगा। तो क्या अडानी अंबानी के मोदी जी खा रहे हैं तो गा रहे हैं उनके लिए? 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया लोगों ने, और किसान का एक भी पैसा माफ नहीं हुआ। यह पाई पाई का हिसाब करेंगे। और जो बीपीएल कार्डधारी है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, उनको हर साल 1 लाख देंगे रक्षाबंधन के दिन घर खर्च चलाने के लिए। ये अनुदान है, ये कर्जा नहीं। मोदी जी जब गैस सिलेंडर कहे कि मुफ्त दे रहे हैं तो मुफ्त नहीं था, वो कर्जा था। उन्होंने कई महीना सब्सिडी नहीं दिया, 7 से 9 महीना तक सब्सिडी आपको नहीं मिला, इसलिए कि वो कर्जा था। हम लोग एक कर्ज नहीं, ये 1 लाख हर साल देंगे उन परिवारों को, घर के मालकिन को देंगे, मालिक को नहीं। मालिक लोग दूसरे काम में खर्चा कर देंगे। आपको मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर में बीमार लोगों की इलाज कराने के लिए थोड़ी बचत होगी, तो उसके लिए आप सक्षम हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, अब पूरे देश में लगभग 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 6ठे चरण के चुनाव प्रचार कल शाम को थम जाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं बिहार ही नहीं पूरे भारत में अपना एक धार्मिक महत्व रखने वाली नगरी बक्सर के बारे में और बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, ऐसे तो बक्सर प्रभु श्री राम की नगरी है और रामायण काल से ही बक्सर का महत्व हमारे हिंदुत्व और हिंदू सभ्यता में रहा है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि बक्सर से ही प्रभु श्री राम माता जानकी को लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान किए थे। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम से एक घाट भी है जिसको रामरेखा घाट कहते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि बक्सर में लड़ाई महज बीजेपी और INDIA गठबंधन के बीच में थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी से यहाँ मिथिलेश तिवारी
इस बार बक्सर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं INDIA गठबंधन के बैनर तले RJD से सुधाकर सिंह, जो अब मौजूदा रामगढ़ से विधायक हैं, वो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। दोस्तों, बक्सर में लड़ाई इन्हीं दो लोगों के बीच में होती, लेकिन बक्सर में एक ट्विस्ट ये आ गया है कि इस बार असम के कैडर के IPS ऑफिसर रिटायरमेंट लेकर और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बक्सर लोकसभा निर्वाचन से खड़े हो गए हैं और इनका नाम आनंद मिश्रा है और जनता में भी इनका अच्छा खासा सपोर्ट मिलते दिख रहा है, जिसके कारण बीजेपी और RJD दोनों में टेंशन है और मामला त्रिकोणीय होते दिख रहा है। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी पूरे दमखम से बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते दिख रही है। आपको बता दें कि बक्सर सीट के पर चुनाव प्रचार के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 तारीख को बक्सर में आने वाले हैं। ऐसा देखा गया कि भाजपा के सारे कार्यकर्ता और अपने गणमान्य लोगों के साथ बहुत सारे वरीय भाजपा नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते दिखे, जिसमें वैष्णवी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप राय के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि बक्सर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनसभा को संबोधित किया और अपने उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो किया वो 10 सालों में वो जनता के सामने है और यदि मोदी सरकार इस बार आती है तो नतीजे ऐसे होंगे कि जनता जिसकी कल्पना भी नहीं करेगी। POK जैसे भारत के अभिन्न हिस्से भी भारत के हिस्से होंगे। उसी के साथ अगर देखा जाए तो सुधाकर सिंह भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव और जन-जन के बीच में लोक संपर्क करते दिख रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान उनको भी अच्छा खासा समर्थन प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, सुधाकर सिंह INDIA गठबंधन के तले चुनाव लड़ रहे हैं और सुधाकर सिंह के पक्ष में RJD सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बक्सर में 1 जून को चुनाव होने हैं, जो अंतिम चुनाव है। उसके बाद 4 जून को मतों की काउंटिंग होनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा के बारे में, जिन्होंने बक्सर के राजनीति में एक खलबली मचा रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले तो ऐसा अंदेशा था कि बीजेपी से आनंद मिश्रा को ही बक्सर से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आनंद मिश्रा निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए हैं और जनता का अच्छा खासा सपोर्ट भी हाजिर कर रहे हैं। लेकिन बक्सर में दिलचस्प बात यह रही है कि इस बार 2 आनंद मिश्रा चुनाव मैदान में है और एक आनंद मिश्रा बताया जाता है कि इंटर पास एक अभ्यर्थी हैं जो पूर्व में से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और बक्सर जिले के ही एक गांव के निवासी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिमरिया गांव के निवासी आनंद मिश्रा मदन मिश्रा जी के पुत्र हैं और इन्होंने आनंद मिश्रा के नाम से ही बक्सर लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा है, जिसके बाद IPS आनंद मिश्रा जो निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी ही हैं, इनके लिए मुश्किलें बढ़ गई है और इन्होंने कहा है कि साजिश के तहत ऐसा हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि संजोग बस ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह है कि आनंद मिश्रा के नाम से 2 कैंडिडेट होने से जो IPS आनंद मिश्रा सबसे पहले अपना क्रम संख्या 7 बता रहे थे, अब उन्होंने बताया है कि हमारा क्रम संख्या 8 है और चुनाव चिन्ह सेब है, उसको देखकर भरोसा कीजिए। वहीं पे दोस्तों बता दें कि अब देखना यह है कि बक्सर के इस लड़ाई में एक तरफ NDA समर्थित मिथिलेश तिवारी हैं, जिन्होंने बक्सर के जनता पर अपने भाग्य का फैसला छोड़ा है और पूरी बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने उम्मीदवार के लिए बक्सर में झोंकते दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम के साथ साथ और भी बहुत सारे गणमान्य नेता पहले से ही बक्सर में अपने ताकत लगाते दिखे हैं, तो वही बूथ स्तर और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बीजेपी के एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुधाकर सिंह भी गांव-गांव और जन-जन समारोह से लोगों का दिल जीतते दिख रहे हैं और इनको भी अच्छा खासा समर्थन मिलते दिख रहा है। तो वहीं आनंद मिश्रा को भी निर्दलीय रूप में ही अब युवाओं का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, जिसको देखकर दोनों राजनीतिक पार्टियां अचंभे में हैं। अब देखना यह है कि बक्सर की जनता किसको अपनाती है और किसके भाग्य का फैसला करती है और किसके सर पे ताज पहनाकर अपना नेता बनाकर लोग सांसद भवन में भेजती है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज,
बक्सर, बिहार। ठीक है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 न्यूज,